दोस्तों गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने 12th साइंस के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लाया है। दोस्तों इस वीडियो में क्या क्या है, इस वीडियो में पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो मैंने पूरा इजी ट्रिक के जरिए पूरा का पूरा लेसन आपका कंप्लीट करा के दिया है। देखो मैंने साइड में सब चीजें लिखा है, बस अगर आप इतनी चीजों को पढ़ लोगे पूरा का पूरा आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो लेसन है, यहाँ पे इस लेसन के बाद आपको ये भी आइडिया आ जाएगा कि मुझे बायोलॉजी कैसे पढ़ना है, क्योंकि आपको ही पता है कि 12th साइंस के लिए अब ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 दिन का टाइम बाकी है। उसके बाद उनके पास कोई भी टाइम नहीं है। अब इतने टाइम में वो अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करे, आराम से वो 6 से 7 घंटे में पूरा का पूरा बायोलॉजी का सिलेबस इस ट्रिक से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा ही प्यार और सपोर्ट दिखाओगे तो मैं फिजिक्स का भी लेकर आऊंगा एंड केमिस्ट्री का भी लेकर आऊंगा, और मैथ्स का तो ऑलरेडी मैं करते जा रहा हूँ। वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ, उतना आप देख लो, 80 आउट ऑफ 80 आप स्कोर करोगे। बस आप वीडियो पे प्यार और सपोर्ट दिखाते रहो, कमेंट करो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा। और सच में मैं बोलता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लिया, देन पूरा का पूरा पार्ट आपका लर्न हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे बुक भी लिया हूँ, बुक का पेज भी लिया हूँ, और यहाँ पे मैंने कुछ चीजें भी लिखी है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट है, ये आपको रफ में लिखना है, प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको चीजें लर्न हो जाए। और यहाँ पे मैं यहाँ पे बुक का ही पार्ट लिया हूँ कि आपके पास सामने एक बुक होना चाहिए। अब लास्ट टाइम पे अपना टेक्स्ट बुक अपने को बहुत हेल्प करेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे लेसन नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस लेसन में मैं यहाँ पे कोई टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बस वही चीजें एक्सप्लेन करूंगा, वही चीजें बताऊंगा कि आप आंसर्स कैसे लर्न करोगे, लास्ट टाइम पे आपको क्या क्या चीजें याद रहना चाहिए, कैसे अपने आंसर्स को ब्रीफ आंसर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो कुछ पॉइंट्स को लर्न करके। और पूरा का पूरा आपका लेसन मैं 10 से 15 मिनट में लर्न करा दूंगा। अब देखो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है। इस पेज पे अगर मैं ध्यान से देखता हूं, आप अपने बुक को भी साथ में ले लो, वैसे तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे एक मुझे टर्म दिख रहा है, ब्लैक वाला टर्म ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है। दूसरा मुझे एक टर्म दिखाई दे रहा है यहाँ पे पॉपुलेशन, और एक टर्म दिखा रहा है कम्युनिटी, और एक बायोम। अब मैं फर्स्ट टाइम अपने बुक को ओपन करके रखा हूं, पूरे साल भर मैंने बुक ही नहीं ओपन किया। यार ये सब टर्म तो मेरे लिए बहुत डेंजर लग रहा है, मेरे को बहुत डर लग रहा है कि मैं फेल ना हो जाऊं। टेंशन मत लो, अच्छे से ध्यान दो, 10-15 मिनट में पूरा का पूरा लेसन लर्न हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्ची। तो देखो मैंने अपने नोट्स में फटाक से मैंने लिख दिया, बस मुझे क्या याद रखना, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्ची। अगर मुझे हायरार्ची नहीं याद आ रहा है तो बेसिक यूनिट, बस मैं दिमाग में रखूंगा बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। बस मैंने याद कर लिया, मैं आगे जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास 15 दिन में मुझे पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, मेरे पास सर टाइम नहीं है। चलो आगे, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर मैंने देखा तो पॉपुलेशन के आगे मुझे लिखा था ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड इनहेबिटिंग अ जोग्राफिकल एरिया कंस्टिट्यूट पॉपुलेशन। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड इनहेबिटिंग अ जोग्राफिकल एरिया। अब मैंने ऐसा लिखा, या तो आप पॉपुलेशन में डायरेक्ट लिख सकते हो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पॉपुलेशन, बात खत्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पॉपुलेशन। कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी क्या है, इंटरेक्शन अमंग पॉपुलेशन, बस इतना याद रखो, इंटरेक्शन अमंग पॉपुलेशन इज कॉल्ड कम्युनिटी। एंड बायोम्स मतलब क्या है, लार्ज यूनिट ऑफ फ्लोरा एंड फौना। चारों डेफिनेशन याद हो गया। ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है, जल्दी से बताओ, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। पॉपुलेशन क्या है दोस्तों, पॉपुलेशन है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कम्युनिटी क्या है दोस्तों, इंटरेक्शन बिटवीन और पॉपुलेशन। एंड बाद में बायोम्स क्या है, लार्ज यूनिट ऑफ फ्लोरा एंड फौना। सर ये पेज तो मेरा पूरा का पूरा लर्न हो गया, यहाँ पे बाकी कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत इस डायग्राम को देख लेता हूँ, आगे चलता हूँ सर। चलो अब देखो इस पेज पे मैं आया, तो इस पेज में मुझे एक ऐसा ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है और वहां पे लिखा है डू यू नो। और फिर बाद में यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है, ये सॉरी ये यहाँ पे डिस्टिंग्विश दिखाई दे रहा है मुझे। और ये ऐसे डिस्टिंग्विश कहीं पे भी अगर बुक में दिखे तो उसको भाई याद कर लो। कैसे याद करना है मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले ये फ्लो चार्ट में मुझे एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट लगा, इकोलॉजी, तो मैंने उसको याद कर लिया। अब देखो इकोलॉजी को मैंने कितना सिंपल लिखा है, इंटरेक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट, इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये देखो यहाँ पे लिखा है रिलेशनशिप ऑफ एनिमल एंड प्लांट विद देयर सराउंडिंग, ऐसा लिखा। तो मैंने डायरेक्ट उसको इन शॉर्ट में उसका मतलब क्या लिख दिया, इंटरेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। तो यहाँ पे इंटरेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट विद देयर सराउंडिंग, हाँ यहाँ पे सराउंडिंग आएगा वर्ड, तो यहाँ पे सराउंडिंग वर्ड लिख देना। हाँ, इंटरेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल विद देयर सराउंडिंग, ऐसा एक वर्ड्स लिखा तो हो गया, मेरा डेफिनेशन हो गया। अब यहाँ पे ये डिस्टिंग्विश है, यार सर मुझे याद नहीं होता है डिस्टिंग्विश। अब देखो हैबिटाट मैंने लिखा, यहाँ पे नीच लिखा।
अब मुझे हैबिटाट क्या होता है, नीच क्या होता है, कुछ नहीं पता क्योंकि मैंने पूरे साल भर कुछ पढ़ा नहीं है। अब मैं जाऊंगा पता करने के लिए हैबिटाट क्या होता है, नीच क्या होता है, कॉन्सेप्ट सीखने जाऊंगा, टाइम नहीं बचा है। फटाफट मुझे मेरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, मार्क्स लेकर आना है, बाद में ग्रेजुएशन में देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे हैबिटाट और नीच, इससे रिलेटेड अगर मैं पॉइंट पढ़ने जाऊं, मैं पढ़ते जा रहा था, मुझे सबसे इजी पॉइंट यहाँ पे लगा कि हैबिटाट सपोर्ट द न्यूमरस स्पीसीज एट द टाइम, और यहाँ पे क्या लिखा है, सिंगल स्पीसीज। तो मैंने अपने नोट्स, मैंने मतलब साइड में रफ बुक में प्रैक्टिस कर लिया कि हैबिटाट सपोर्ट न्यूमरस स्पीसीज एट अ टाइम, और ये क्या आएगा, सिंगल स्पीसीज। बस मैंने यहाँ पे सिंगल स्पीसीज लिखा। आप जब आपके पास टाइम कम है तो आप न्यूमरस स्पीसीज ऐसे भी लिख दो, और यहाँ पे सिंगल स्पीसीज आप बस याद कर लो, क्योंकि ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आया फर्स्ट टाइम। देन इसके बाद यहाँ पे देखो फिजिकल प्लेस से रिलेटेड पॉइंट है, हैबिटाट इज अ फिजिकल प्लेस, और यहाँ पे क्या आएगा, नीच इज द एक्टिविटी परफॉर्म और रोल परफॉर्म बाय द ऑर्गेनिज्म। तो देखो मैंने फिजिकल प्लेस एंड एक्टिविटी लिखा। अब देखो मेरे को दोनों पॉइंट में दिमाग में कैसे रखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा हैबिटाट क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि हैबिटाट सपोर्ट द न्यूमरस स्पीसीज, ये क्या आएगा, सिंगल स्पीसीज। ये क्या आएगा, हैबिटाट इज अ फिजिकल प्लेस, ये क्या आएगा, नीच इज द एक्टिविटी और रोल परफॉर्म बाय द ऑर्गेनिज्म। एंड बाद में एक और मुझे बहुत सिंपल सा पॉइंट मिला, हैबिटाट इज नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक। अब देखो इसी को नोट्स में कैसे आप फटक से कैसे लिखोगे, देखो मैंने लिखा है स्पीसीज स्पेसिफिक, बाजू में कट मार्क कर दिया है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, मेरे को समझ में आ गया कि हैबिटाट इज नॉट अ स्पीसीज स्पेसिफिक, और यहाँ पे टिक मार्क है, मतलब क्या है, नीच इज अ स्पीसीज स्पेसिफिक स्पेसिफिक। देन यहाँ पे हैबिटाट जो है वो एरिया को कवर करता है, और यहाँ पे क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, मैंने ये पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझी, बस एक पॉइंट में लिख दिया। अब मुझे अगर कभी भी बोर्ड एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन हैबिटाट और नीच से रिलेटेड आता है, तो मेरे पास ये 4 पॉइंट्स रेडी है, मैं इसी को पढ़ के जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास लास्ट टाइम है, टाइम नहीं बचा है, मैंने पूरे साल भर बहुत मजा किया है, अब मेरे पास टाइम बहुत कम है, फटाफट मुझे सब चीजें कवर करना है। हाँ, यहाँ पे कुछ मुझे मिला टाइप्स ऑफ नीच। अब टाइप्स ऑफ नीच मिला, मैंने फटाफट तीनों टाइप्स को लिख लिया कि मेरे को टाइप्स ऑफ नीच पता होना चाहिए, जिससे अगर नीच से रिलेटेड कुछ भी आया तो मैं ये भी लिख के आऊंगा। तो मुझे पहला हैबिटाट मिला टाइप, दूसरा क्या है ट्रॉफिक है, तीसरा क्या है हाइपर वॉल्यूम। मैं तीनों को याद कर ले रहा हूँ, पहला हैबिटाट, दूसरा क्या है ट्रॉफिक, और तीसरा हाइपर वॉल्यूम। अब उसके अंदर क्या क्या है एक एक वर्ड्स में समझ लेता हूँ। मैंने यहीं से लिखा है इट डील विथ फिजिकल स्पेस, तो मैंने बस यहाँ पे क्या लिख दिया, फिजिकल स्पेस। अगर मुझे आया तो हैबिटाट नीच, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इट डील विद फिजिकल स्पेस। इट इज रिलेटेड टू फूड चेन, मैं ऐसे ही लिख दूंगा, सिंपल वर्ड, मुझे एक वर्ड यहाँ पे फूड चेन दिखाई दिया तो इसलिए मैं यहाँ पे फूड चेन लिखूंगा। एंड हाइपर वॉल्यूम के बारे में आएगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट, वहां पे एक वर्ड मुझे दिखाई दिया था पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मैं यही लिख दूंगा। देन इसके बाद अब आगे आते हैं कि अबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से रिलेटेड अगर कुछ शॉर्ट नोट आ गया, कुछ आ गया, तो मुझे बस टेम्परेचर से रिलेटेड, मेरे को, मैं यहाँ से पढ़ रहा था, मुझे कुछ नहीं समझा, समझो क्योंकि मैं लास्ट टाइम में पढ़ रहा हूँ, मुझे पूरे साल भर में मेरे को टाइम नहीं मिला या कंटाला आ रहा था, पर अब तो पढ़ना होगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहा है। तो मैं एक पॉइंट मुझे इजी मिला, इट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। देखो मैंने मेरे नोट्स में रिवीजन करने के लिए फटाक से कैसे लिखा, एक एक पेज के मैं नोट्स बनाऊंगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, हो गया, इतने में ही मैंने लिख दिया और याद हो गया मेरा। अब मुझे रिवाइज करना है फटाफट, तो मैं पहले अब वो बुक वुक नहीं देखूंगा, बस ये 4 पॉइंट फटाफट, हाँ ऑर्गेनिज्म बेसिक, हाँ हो गया, हैबिटाट, हाँ ये हो गया, ये हाँ तीन तीन टाइप से हो गया। टेम्परेचर में एक पॉइंट अपने को आता है, हाँ एक दो पॉइंट और है, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो यूरीथर्मल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखो स्टेनोथर्मल दिखाई दे रहा है। तो यूरीथर्मल, ये देखो यहाँ पे लिखा है टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या आएगा, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे बस मैंने देखो वाइड और नैरो लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्गेनिज्म दैट टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म दैट टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड स्टेनोथर्मल। अगर मुझे इसके एग्जांपल्स पता है तो मैं लिख दूंगा, बस यहाँ पे मैं वाइड लिख रहा हूँ, यहाँ पे नैरो, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, टॉलरेट वाइड एंड रेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड यूरीथर्मल, और टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, उसका क्या आएगा नाम, स्टेनोथर्मल। 3 पॉइंट्स मुझे पता चल गया, मैं एकदम स्पेसिफिक 3 पॉइंट्स मेरे लिखने वाला हूँ। नेक्स्ट है वाटर। वाटर से रिलेटेड एक पॉइंट मुझे मिला है, प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट आर आल्सो डिपेंड ऑन वाटर। तो ये तो पॉइंट हमने छोटी क्लास से पढ़ा, ऐसे ऐसे पॉइंट्स को मैं पिक आउट कर रहा हूँ जो मुझे याद हो जाए लास्ट टाइम पे। अब देखो अगर मैं पीछे रिवाइज भी करते रहूंगा तो मेरे को सब चीजें याद है। तो प्रोडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वाटर के ऊपर, हाँ ये पॉइंट लिखूंगा। और एक और 2 पॉइंट और मेरे वाटर के रिलेटेड है, यहाँ पे मुझे मिला, जैसे हमने पीछे यूरी थर्मल पढ़ा, वैसे यहाँ पे क्या यूरी हेलाइट। तो यहाँ पे क्या ऑर्गेनिज्म टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ, वहां क्या था टेम्परेचर, यहाँ पे क्या आएगा वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी।
और यहाँ पे क्या आएगा, नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। तो दोनों मेरे को याद हो गया। नेक्स्ट सॉइल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। सॉइल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखने हैं तो पहला एक ही वर्ड मैं याद रखूंगा, और सॉइल की तो बहुत सारी चीजें मुझे याद ही है। सॉइल का मैं क्या लिखूंगा, नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। एक पॉइंट मुझे याद हो गया। एक आध पॉइंट आप इसके बीच में से देख लेना, उससे ज्यादा अपने पास टाइम नहीं है। बाकी लाइट से रिलेटेड, तो लाइट जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लांट यूज द लाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और एक आध पॉइंट और देख लो, आगे बढ़ो। अब देखो यहां से अगर मैं आ रहा हूं तो यहां से कुछ टर्म्स दिख रहे हैं मुझे। रेगुलेटर दिखाई दे रहा है, रेगुलेट दिखाई दे रहा है। तो रेगुलेट को मैंने जब पढ़ा, अब मैं पूरा का पूरा अभी पढ़ नहीं रहा हूं, मुझे समझ में आ गया कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो मुझे समझ में ऑर्गेनिज्म विच मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड रेगुलेटर। और कॉन्फॉर्मर किसे बोला जाता है, विच कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर। तो मैंने इसलिए CIE मतलब लिखा है, कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर। आप प्लीज इसे पढ़ लेना। मोस्ट ऑफ द एनिमल एंड प्लांट कैन नॉट मेंटेन द कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, constant internal environment, and this organism are called conformer। तो मैंने दिमाग में फटाफट बता दिया है। मैंने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे, कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट इन्वायरमेंटल इंटरनल इन्वायरमेंट, कॉन्फॉर्मर। मैंने पूरे के पूरे पॉइंट्स पढ़ लिए। अब मैं पांचों पेज को एक बार फटाक से रिवाइज कर लेता हूँ कि मेरे, क्योंकि लास्ट टाइम में पढ़ रहा हूँ, इतनी सारी चीजें मेरे दिमाग में है कि नहीं। ऑर्गेनिज्म, हाँ याद आ गया। ऑर्गेनिज्म मैंने क्या पढ़ा था, यूनिट ऑफ इकोलॉजी। बाद में पॉपुलेशन क्या पढ़ा था, पॉपुलेशन हमने पढ़ा था ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कम्युनिटी क्या पढ़ा था दोस्तों, इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन एंड बायोम्स, लार्ज यूनिट ऑफ फ्लोरा एंड फौना। देन इसके बाद हमने हैबिटाट और नीच में क्या क्या पढ़ा था। हैबिटाट और नीच में हमने सबसे जो पहला पढ़ा था, एक याद आ रहा है, न्यूमरस स्पीसीज, सिंगल स्पीसीज याद है। दूसरा क्या था, फिजिकल प्लेस होता है और एक्टिविटी परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म होता है। तीसरा क्या है, स्पीसीज स्पेसिफिक, और ये क्या आएगा, स्पीसीज स्पेसिफिक नॉट है और ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक होगा। और ये क्या आएगा, एरिया है, और ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। देन अगर मैं आता हूँ टाइप्स ऑफ नीड्स, तीनों टाइप्स मुझे याद है। एक है हैबिटाट, दूसरा क्या है ट्रॉफिक, और तीसरा क्या है हाइपर वॉल्यूम। कौन किससे रिलेटेड है फटाफट देख लो। टेम्परेचर में 3 पॉइंट्स हमने याद किए हैं, तीनों पॉइंट्स में लिखने वाला हूँ। वाटर में भी 3 पॉइंट्स है, याद हो गया। सॉइल और उसका लाइट का तो देख लिया, लाइट में फोटोसिंथेसिस लिखूंगा। एंड रेगुलेटर का क्या आएगा, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और इसका आएगा कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट है माइग्रेट। माइग्रेट मतलब क्या होता है, मूवमेंट। बस यहाँ पे तुम्हें साइंटिफिक वे में लिखना होगा, डायरेक्ट मूवमेंट लिखोगे नहीं चलेगा। मूवमेंट फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटाट, मतलब जहां पे खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही है तो वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो स्ट्रेसफुल से वो कहां पे जा रहे हैं, मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न। बस इतना ही लिखना कि स्ट्रेसफुल से वो ऐसे एरिया में जा रहा है जहां पे उन्हें स्ट्रेस कम हो रहा है, जहां पे उन्हें सब चीजें आराम से इजिली मिल जा रही है। देन इसके बाद सस्पेंड, जस्ट उसका अपोजिट है। यहाँ पे माइग्रेशन होगा, यहाँ पे कैन नॉट माइग्रेशन, यहाँ पे माइग्रेशन नहीं होगा। अब माइग्रेशन नहीं होगा तो यहाँ पे दो चीजें आती है। एक यहाँ पे देखो हाइबरनेशन मिल रहा होगा, और एस्टिवेशन मिल रहा होगा। हाइबरनेशन कौन से सीजन में होता है, बस वो याद रखो, विंटर सीजन में होता है। और एस्टिवेशन कौन से सीजन में होता है दोस्तों, समर सीजन में। बस ऐसे ही पढ़ते जाना है फटाफट। पढ़ना एक अलग चीज होती है, चीजों को समझना एक अलग चीज होती है, कॉन्सेप्ट एक अलग चीज होता है। अभी हमारे पास कोई टाइम नहीं है, इस समय हमें पढ़ना है। पढ़ोगे आराम से आप इजीली पूरा अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, आउट ऑफ भी ला सकते हो अगर इस तरह से पढ़ोगे। आप कैसे कर रहे हो पता है, रट रहे हो चीजों को, फटाफट ऐसे ऐसे चीजों को आप रट रहे हो कि जो आपको याद ही नहीं रहने वाला। ऐसे पॉइंट पढ़ो कि जो आपको याद रहे। अभी जैसे मेरे को सस्पेंड से रिलेटेड अगर कुछ आया तो मैंने एक कैन नॉट माइग्रेट वाला एक पॉइंट है याद है, बाद में एक हाइबरनेशन वाला पॉइंट याद कर दूंगा विंटर सीजन में, और एक बाद में एस्टिवेशन समर सीजन में। ये एमसीक्यू ये सब में भी अगर कोई क्वेश्चन आया तो इजीली मैं हैंडल कर सकता हूँ। चलो आगे। अब आगे एडेप्टेशन आ रहा है। एडेप्टेशन में मैंने एक डेफिनेशन पढ़ ले रहा हूँ, ये डेफिनेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एनी चेंजेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, चेंजेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट enables टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटाट। अब देखो हमारे अंदर भी एक चेंजेस आया है। अब हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए 15 दिन बाकी है, पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा, तो अब ऐसा पढ़ना है कि बस मार्क्स मिल जाए, बस कोई हमें बचा ले यार, कोई हमें बता दे कि कैसे चीजें लर्न करना है। हो गया एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन होने के बाद आगे क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो नेटिलिटी मतलब नया, ऐसे याद रखना, नेटिलिटी मतलब नया। और डायरेक्ट याद रखो बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन। देखो एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज नेटिलिटी, नेटिलिटी इज द बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन, बुक में से ही लिखा। फिर आगे में आया, यहाँ पे क्रूड बर्थ रेट है और एक स्पेसिफिक
बर्थ रेट है। अब उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये 1000 से कंपेयर करते हैं और ये चेंज होते रहता है, आप देख लेना एक बार। देन इसके बाद एब्सोल्यूट नेटिलिटी है और रियलाइज नेटिलिटी है। ये जो एब्सोल्यूट है और एक रियलाइज है, तो ये जो रहेगा ये आइडियल कंडीशन पे रहेगा जहां पे कंपटीशन नहीं रहेगा। बस एक वर्ड याद रखने का, आइडियल कंडीशन। मैं बुक में से ही सब पॉइंट बता रहा हूं। और रियलाइज नेटिलिटी जो है वहां पे इन्वायरमेंटल प्रेशर को हम उसके अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे आगे मॉर्टिलिटी है। जैसे नेटिलिटी मतलब कैसा, नया, मतलब बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन, तो वैसे मॉर्टिलिटी मतलब मर जाना, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। याद हो गया। देन इसके बाद डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन में सेम वही एब्सोल्यूट मॉर्टिलिटी और रियलाइज मॉर्टिलिटी वही। अगर हम इसे आइडियल कंडीशन मतलब जहाँ पे कंपटीशन नहीं है उससे कंपेयर करेंगे तो ये आएगा, और इन्वायरमेंटल प्रेशर को अगर हम उसके अंदर कंसिडर करेंगे तो ये आएगा। देखो मैं बुक से फटाफट, हमें कोई नोट्स की जरूरत नहीं है, हम अपने नोट्स खुद से बना रहे हैं फटाफट। सेक्स रेशियो क्या होता है ये भी मैं समझ लेता हूं। तो मैंने इसको पढ़ा, तो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट सबसे इजी मिला कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ वन सेक्स टू अदर सेक्स। जैसे हम सेक्स रेशियो आपने सुना होगा कि मेल और फीमेल का जो नंबर है उसको कंपेयर करने के लिए जो आता है, तो हमेशा सेक्स रेशियो ऐसे आएगा, कहीं पे लिखा रहेगा कि 927 है, तो मतलब कि वहां पे 1000 मेल के पीछे फीमेल कितनी है, 927। तो इसलिए लिखा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ वन सेक्स टू अदर सेक्स, मतलब मेल टू फीमेल। और अगर जहां पे सेक्स रेशियो 1:1 है उसे हम क्या बोलते हैं, EST बोलते हैं। क्या बोलते हैं, EST। ये पढ़ लेना बस। देन अगर आगे आते हो, दो ग्राफ है, उसके पहले कुछ टर्म्स है आपको पता होना चाहिए। इम माइग्रेशन और यहाँ पे ई माइग्रेशन है। तो प्लीज ये देखो, ई माइग्रेशन मतलब ये देखो यहाँ पे लेफ्ट वर्ड आ गया, मतलब ये जा रहे हैं। इम माइग्रेशन मतलब ये क्या आ रहे हैं, कम। कम मतलब ये आ रहे हैं। बस इतना अगर पता होगा तो बात खत्म। आगे चलते हैं। ग्रोथ मॉडल में दो चीजें हैं। अब सर ये बार बार एग्जाम में आता है और मुझे आता नहीं है। ये ग्राफ का तो प्रैक्टिस फटक से कर सकते हो ना भाई, ऐसा कुछ है। यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन साइज है, यहाँ पे क्या टाइम है, हो गया प्रैक्टिस। दूसरा वाला ग्राफ अगर आप देखोगे तो ऐसा जाके ऐसा है, प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और दूसरा क्या, लॉजिस्टिक ग्रोथ है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बस एक वर्ड याद रखो, रिसोर्सेज इन द हैबिटाट आर अनलिमिटेड। बस याद रखना, अनलिमिटेड। तो पॉपुलेशन भी वहां पे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगी। बाद में लॉजिस्टिक में मैंने याद कर दिया कि वहां पे कैसा, लिमिटेड रिसोर्सेज है, इससे एक पॉइंट बना लूंगा। दूसरा क्या करूंगा, ओनली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। एक पॉइंट, दो पॉइंट हो गया, डायग्राम बना दिया, दो पॉइंट हो गया, डायग्राम बना दिया, हो गया ना भाई। एक एक पॉइंट और देख लो आप अगर आपको चाहिए तो। चलो आगे देखो, हमने अभी 17 मिनट तक अपना वीडियो हुआ है और लगभग हम एंड तक पहुंच चुके हैं। अब देखो इसके बाद आपका आएगा पॉपुलेशन इंटरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, बस पार्ट याद रखो। देखो इसमें से दो तीन चीजें आपको पता है खुद। कंपटीशन आपको पता है, जब हम कंपटीशन करते हैं तो हमारा भी नुकसान होता है, सामने वाले का भी नुकसान होता है। बोथ दी स्पीसीज, दोनों स्पीसीज को लॉसेस होगा। तो देखो दोनों जगह पे माइनस माइनस आया, मतलब लॉस हो रहा है। बाद में म्यूचुअल मतलब क्या होता है कि हमें भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। तो ये भी याद हो गया। दो चीजें तो मैंने आपको याद करा दिया, इसी से आप डेफिनेशन बना सकते हो। और देन इसके बाद प्रीडेटर के बारे में आपको पता होगा। प्रीडेशन मतलब यहाँ पे क्या होगा कि एक को फायदा होता है और एक को क्या होता है, नुकसान होता है। और सेम यहाँ पे भी कैसा है, सेम यही वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी एक को फायदा होगा, यहाँ पे एक को क्या होगा, नुकसान होगा। कॉमेंसियलिज्म यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा और अमेंसियलिज्म यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। कॉमेंसियलिज्म में एक को फायदा होता है पर दूसरे को फायदा भी नहीं होता है, नुकसान भी नहीं होता है। जहां पे जीरो लिखा है नॉट अफेक्टेड बोल देना। और अमेंसियलिज्म में एक को नुकसान होता है और दूसरे को फायदा और नुकसान कुछ नहीं होता है, तो नॉट अफेक्टेड। अगर आपने ये पूरा का पूरा चार्ट याद कर लिया, दो तो मैं आपको याद ही करा दिया हूं। ये दो दो याद हो गया, ये दोनों सेम है, ये दोनों भी याद करा दिया। अब ये कॉमेंसियलिज्म और अमेंसियलिज्म, ये दोनों याद करा दिया। कॉमन में कॉमन याद रखो, कॉमन अच्छा होता है, तो प्लस और जीरो मतलब नॉट अफेक्टेड है। यहाँ पे इनको नुकसान भी हो रहा है और दूसरे स्पीसीज को क्या हो रहा है, कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, फायदा भी नहीं हो रहा है। अब आपको क्या करना है, ये पूरा चार्ट याद करना है। देन उसके अकॉर्डिंग आपको देखो, अब थोड़ा बहुत बुक का रीडिंग कर लेना है। देखो म्यूचुअलिज्म में अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो लिखा है इट बेनिफिट। म्यूचुअलिज्म में हमने क्या पढ़ा था, प्लस और प्लस, बेनिफिट बेनिफिट बोथ दी स्पीसीज, हो गया। और एक एग्जांपल बता दो, और एग्जांपल लाइकन का जो एग्जांपल है, लाइकन के अंदर कौन से दो स्पीसीज हो सब बता दो, पूरा सिस्टमैटिक। देन इसके बाद कंपटीशन में देखो लिखा है बोथ दी स्पीसीज आर एट लॉस, हमने पढ़ा ना भाई। बस इसमें एक दो एग्जांपल दे दो, हो गया आपका काम। एक बार जस्ट जैसे स्टोरी रीड करते उसको रीड कर लो एक बार।
देन अगर आप आगे आते हो तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक डेफिनेशन है, यहाँ पे एक डेफिनेशन, इसको एक बार रीड कर लो। देन देखो उसी टाइप के हैं। अब नेक्स्ट लेसन आ गया। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो अपने लेसन को फटाफट, पूरा लेसन कंप्लीट हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस लेसन से आप कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई। तो ऐसे ही आपको स्टार्टिंग से डायग्राम रखना है, 4-4 5-5 पॉइंट कवर करते जाना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। एक दिन बैठो 6 से 7 लेसन कवर कर सकते हो, 8 लेसन। अभी चाहोगे अगर आप अच्छे से सपोर्ट दिखाओगे, दोस्तों तक भेजोगे, तो मैं फिजिक्स का भी ऐसा ही एक वीडियो लाकर 4-4 5-5 लेसन का ऐसा स्लॉट बनाऊंगा और आपका पूरा का पूरा स्टडी जो है आपके एग्जाम के पहले ही कंप्लीट करा दूंगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं जल्दी। जय हिंद दोस्तों।